Hello students, in this video we'll discuss chapter number 2, the growth of nationalism. Nationalism मतलब होता है राष्ट्रवाद. राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है बेटा? देशभक्ति की भावना, अपनी कंट्री से लव करना. ठीक है, तो कैसे लोगों ने अपनी कंट्री को लव करना सीखा. ठीक है, अपनी कंट्री के टुवर्ड्स वो लोग अपने आप को सेक्रीफाइस करने को भी रेडी हो गए. वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. फिर हम लोग देखेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस कि कैसे बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई, कैसे ड्रास्टिकली सब कुछ चेंज हो गया. तो कहाँ पर चेंज हुआ, क्या क्या चेंज हुआ, तो हम किस पर्टिकुलर एरिया को पढ़ेंगे. तो पहले हम लोग अमेरिकन रिवॉल्यूशन देखेंगे, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखेंगे, फिर नेपोलियन बोनापार्टे को भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए. पहला है नेशनलिज्म, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, है ना. कंट्री की टुवर्ड्स लव. रिवॉल्यूशन मतलब ड्रास्टिक चेंज, टू चेंज द एग्जिस्टिंग ऑर्डर. एक एग्जिस्टिंग ऑर्डर को चेंज करने के लिए जो भी कोई काम कर रहे हो आप, तो वो क्या है, रिवॉल्यूशन. चलो, अगर हम नेशनलिज्म की बात करें तो उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ऑफ लव. किसकी? लव की, लॉयल्टी की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो लोगों के मन में आती है टुवर्ड्स कंट्री. भाई मेरी कंट्री है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ. ये क्या ही है, नेशनलिज्म है. नेशनलिज्म कब अराइज होता है? जब लोग शेयर करें अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंस को. नेशनलिज्म अराइज व्हेन पीपल शेयर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस. अपनी फीलिंग, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें. ठीक है, इट में इंक्लूड कॉमन लैंग्वेज. हो सकता है कि कॉमन लैंग्वेज से आए, कल्चर से आए, रिलीजन से आए, या सोशल ऑर्डर से भी आ सकती है. ठीक है बात. या तो आप भाषा के टूवर्ड्स बंधे हुए हो, या आप लोगों का कल्चर सेम हो, आपका धर्म सेम हो, या सोशल ऑर्डर. इनमें से कुछ भी अगर सेम होता है तो आप लोगों में किसकी फीलिंग आती है? नेशनलिज्म की. भाई हम सब लोग एक ही कंट्री का पार्ट है. या कोई हो सकता है हिस्टोरिक ट्रेडिशन हो. पैट्रियोटिज्म इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेशनलिज्म. पैट्रियोटिज्म भी का ही पार्ट है नेशनलिज्म की. राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति. पैट्रियोटिज्म नेशनलिज्म का ही एक पार्ट है. नेशनलिज्म एक ब्रॉड टर्म है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रवाद. पैट्रियोटिज्म क्या होता है? देश प्रेम. ये देश प्रेम है, ये राष्ट्रवाद है. ठीक है, जो पहला क्लियर एक्सप्रेशन हमने देखा है नेशनलिज्म का, सबसे पहली बार जब हमने इस चीज़ को समझा जाना, वो हमने कब देखी? अमेरिकन रिवॉल्यूशन में देखी, 1775 में. ठीक है, कब देखी? 1775 में. और इसी नेशनलिज्म ने 1776 में यूएसए को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया. ठीक है, इसके बाद हमने ये नेशनलिज्म का क्लियर कट एक्सप्रेशन कब देखा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम. वो कब हुआ? 1789 में. ठीक है बात. हम लोगों ने पहला एक्सप्रेशन देखा नेशनलिज्म का 1775 में, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में. फिर हमने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में. बहुत सारे जो रूलर्स थे उन्हें किसने अपॉइंट किया? लोगों ने. ठीक है, मेनी रूलर्स अपॉइंटेड बाय द पीपल. वो रूलर्स जिनको लोगों ने ही अपॉइंट किया. सप्रेस्ड पॉपुलर रिवोल्ट. उन लोगों ने क्या किया बच्चा? जो भी रिवोल्ट हो रहे थे, भले वो कितने भी पॉपुलर क्यों नहीं हो रहे थे, उनको सप्रेस किया. रिस्ट्रिक्शंस लगा दी प्रेस के ऊपर. जितना भी लिबरलिज्म था, जो आज़ादी मिली हुई थी, उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया, कर्ब कर दिया. ठीक है बात. अब अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो जो नेशनलिज्म था वो बिल्कुल एक टाइड वेव की तरह, लहरों की तरह उड़ा, और उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम किया उसने यूरोप के डेवलपमेंट में. ठीक है बात. अब देखो, फिर से सुनना. मेनी रूलर्स अपॉइंटेड बाय पीपल, सप्रेस्ड पॉपुलर रिवोल्ट. बहुत सारे रूलर्स अपॉइंटेड बाय पीपल, इवन लोगों का सपोर्ट था उनको, उसके बाद भी उन्होंने पॉपुलर रिवोल्ट को क्या किया? सप्रेस कर दिया. रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, प्रेस मतलब मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, लिबरलिज्म ख़त्म कर दिया. पर कुछ भी नहीं हो पाया इनके रिप्रेशन से, सपरेशन से. एक टाइम के बाद यूरोप के डेवलपमेंट में नेशनलिज्म ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया. नाउ अमेरिकन रिवॉल्यूशन को पढ़ेंगे हम. American Revolution 1775. American War of Independence or the American Revolution was the first organized political struggle
पहला ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रगल हमने देखा तो वो देखा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम। देखो जैसे हम इंडिया इंग्लैंड की कॉलोनी थी, हमारे पूरे इंडिया के ऊपर कौन रूल कर रहा था बेटा? इंग्लैंड रूल कर रहा था ना। और पौंडीचेरी, पौंडीचेरी जो इंडियन मैप में आपको 4 जगह दिख जाएगी, उसके ऊपर कौन रूल कर रहे थे? फ्रांस रूल कर रहा था। बाकी मैक्सिमम पार्ट किसके कंट्रोल में था बेटा? इंग्लैंड के कंट्रोल में था। तो हम भी ब्रिटिश रूल से परेशान थे, फ्रेंच रूल से परेशान थे ना, वैसे ही अब आप लोग ऑल इन ऑल मैक्सिमम पार्ट पे इंग्लैंड का कंट्रोल था बेटा, पर जिसको हम पौंडीचेरी कहते हैं, पुदुचेरी, उसके ऊपर फ्रेंच कंट्रोल था। गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, दामन एंड दीव, इनके ऊपर किसका कंट्रोल था? पोर्चुगल, पोर्चुगल का कंट्रोल था। तो 3 कंट्री थी जिन्होंने अपनी छोटी छोटी कॉलोनीज हमारी कंट्री में बना रखी थी, हमारे एरिया में वो रूल कर रहे थे। तो हम इससे परेशान थे ना, वैसे ही सेम वे में अमेरिका को भी कॉलोनी बना रखा था। तो अमेरिका भी चाहता था कि वो फॉरेन रूल को, फॉरेन रूलर्स को ओवरथ्रू कर दे, वहाँ से उखाड़ के फेंक दे और एक सोवरेन डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाए। सोवरेन मतलब उसके जो इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन हो वो खुद ले, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वहाँ पर गवर्नमेंट हो। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पहला हमने क्लियर कट एक्सप्रेशन यहीं पर देखा। कॉजेस, जैसे ही डिस्कवरी हुई किसकी? अमेरिका की। कौन करने वाले थे? कोलंबस। कब की? 1492। और 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुँच गए थे बेटा? इंडिया। ठीक है, नया सी रूट उन्होंने ढूंढ दिया था इंडिया के लिए। वैसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ पहुँच गए थे? 1492 में अमेरिका। ढूंढ तो ये भी इंडिया ही रहे थे, कोलंबस भी क्या ही ढूंढ रहे थे? इंडिया, पर उल्टे निकल गए और क्या ढूंढ लिया इन्होंने? अमेरिका। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाना चालू कर दिया। इंग्लैंड हैड अ ग्रुप ऑफ 13 कॉलोनी। वहाँ पर इंग्लैंड की कितनी कॉलोनीज़ थी? 13 कॉलोनीज़ थी। कहाँ पर? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका। जैसे कि हम आप लोग जानते होंगे कि जैसे ही मैप शुरू होता है तो ये होता है नॉर्थ अमेरिका और फिर इसके नीचे आता है साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में बीच वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका जो ईस्टर्न कोस्ट था ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट पे 13 कॉलोनीज थी किसकी? अमेरिका की, इंग्लैंड की। किसके ऊपर रूल कर रहे थे वो? अमेरिका के ऊपर। अमेरिका की 13 कॉलोनीज के ऊपर रूल था किसका? इंग्लैंड का। ठीक है बात। और वो जो कॉलोनी कहाँ पर थी? वो थी ईस्टर्न कोस्ट पे, इस वाले पार्ट पे। फ्रांस, हॉलैंड, जिसे आज हम नेदरलैंड्स के नाम से जानते हैं, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, इन्होंने भी अपनी कॉलोनीज बना रखी थी नॉर्थ अमेरिका में। 13 इंग्लैंड के पास थी, कुछ फ्रांस के पास भी थी, कुछ हॉलैंड के पास थी, कुछ स्पेन के पास थी। क्लियर है? अमेरिकन्स वर नॉट अलाउड टू स्टार्ट एनी इंडस्ट्री। अब देखो, आप उनकी कंट्री में गए, वहाँ पर रूल करने लगे और उन्हीं से बोल रहे हैं कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इज़ दिस ओके? बिल्कुल नहीं। ठीक है। दे वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू ट्रेड विथ एनी कंट्री एक्सेप्ट इंग्लैंड। और जो 13 कॉलोनीज थी इनको स्ट्रिक्टली बोला गया इंग्लैंड ने कि आप भाई किसी और कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, अगर ट्रेड करना है तो सब किसके साथ करो? इंग्लैंड के साथ करो। तो ये तो गलत था ना, पर ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। तो बेटा ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ईस्टर्न, ये है 13 कॉलोनी। किसकी है ये 13 कॉलोनी? इंग्लैंड की। कहाँ पर? यूएसए में। ठीक है, तो बेटा ये 13 कॉलोनीज हैं किसकी? इंग्लैंड की। कहाँ पर? यूएसए में। ठीक है, अब नहीं है, अब तो यूएसए पूरा सोवरेन है, अब तो वो खुद डोमिनेट कर लेता है कुछ कुछ बातों पे इंग्लैंड को। ये हम बात कर रहे हैं 1775 की। इसमें से कुछ कुछ का नाम लिख दूँ, ले दूँ क्या मैंने? ये है न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया, और मैरीलैंड, न्यू जर्सी, रॉड आइलैंड, न्यू हैम्पशायर, हैम्पशायर, ये क्या है? कॉलोनीज है किसकी? इंग्लैंड की। कहाँ पर? यूएस। सेकेंड, आपको ट्रेड करने की परमिशन तो थी नहीं, पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने पड़ते थे। देन द इंग्लिश पेड इन इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में जितना तो टैक्स इंग्लिश मैन नहीं देते थे, उतना तो ये टैक्स कहाँ से कलेक्ट कर रहे थे? यूएसए से। जो इंग्लिश सेटलर थे अमेरिका में, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे किससे? यूरोपियन फिलोसफर से, जैसे जॉन लॉक, वोल्टायर, रूसो, मोंटेस्क्यू, जिनका बिलीव था फ्रीडम में, इक्वालिटी में, राइट ऑफ पीपल में। ठीक है, अब देखो
जो इंग्लिश सेटलर्स थे अमेरिका में, वो अब तक इंस्पायर हो चुके थे, बहुत पढ़ चुके थे। वो जॉन लॉक को पढ़ चुके हैं, वोल्टायर को पढ़ चुके हैं, रूसो को पढ़ चुके हैं, मंटेस्क्यू को पढ़ चुके हैं। तो वो इक्वालिटी चाहते हैं, राइट चाहते हैं। 1765 में क्या हुआ, जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसने स्टैम्प एक्ट पास कर दिया, जिससे स्टैम्प टैक्स लगने लगा सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स पे। ये जो एक्ट था थोड़ा ऑकवर्ड था, और नहीं ऑकवर्ड बोल रहा, सॉरी, ये जो एक्ट था इसने लोगों की आंखें खोल दी। अवेकेंट वायलेंट रिसेंटमेंट एमंग कॉलोनिस्ट। ठीक है, जो लोग थे उनके दिमाग में अब गुस्सा आ रहा है, वो जाग रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं। ठीक है, जाग रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं कि भैया यार ये तो सही नहीं कर रहे, क्यों स्टैम्प टैक्स लगा रहे हैं। तो बहुत वायलेंट रिसेंटमेंट हुआ, लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे किसको, स्टैम्प एक्ट को, जो किसने लगाया, इंग्लिश पार्लियामेंट में। कब लगाया, 1765 में। क्या लिखा है ये, अवेकन, जगा देना। ठीक है, मैंने पहले इसको क्या पढ़ लिया, कुछ और पढ़ लिया था ना। जो अमेरिकन थिंकर्स थे लाइक थॉमस जेफरसन, उन लोगों ने लोगों से पूछा कि ये जो इंग्लैंड है, इसका ये जो टायरेनिकल रूल है, क्रूअल रूल है हमारे ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि हमें रिबेल करना चाहिए इसके अगेंस्ट। ठीक है, एक जनरल बात है। चलो, अमेरिकन थिंकर्स जैसे कि थॉमस जेफरसन, उन्होंने लोगों से पूछा, उठो, खड़े हो, मारो ब्रिटिशर्स को, इंग्लैंड को। ये इतना क्रुएलिटी से, इतना टायरेनिकल हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, इनको ये परमिशन किसने दी है। फिर एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए पूरे यूरोप, पूरे 13 कॉलोनीज़ में। जो मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोटेस्ट थे वो कहाँ पर हुए, जो मोस्ट प्रोमिनेंट इंसिडेंट थे उन्हें कहा जाता है बॉस्टन टी पार्टी। ठीक है बात, एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट कुड बी सीन ऑल ओवर, हर जगह एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट हो रहे थे। इसमें से जो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटेस्ट था, उसे आप कैसे, किस नाम से जानते हो, बॉस्टन टी पार्टी। बॉस्टन टी पार्टी नाम तो ऐसा रखा है टी पार्टी, जैसे सब चाय बिस्किट खाने गए थे, पर भैया ये क्या है, फेमस इंसिडेंट्स हैं। 1773 में एक, बहुत सारे लोग थे, अ ग्रुप ऑफ पीपल रेडेड ब्रिटिश शिप्स। इन लोगों ने किस में रेड मार दी, रेड मतलब लूटना होता है, किसको रेड किया, ब्रिटिश शिप को। बॉस्टन हार्बर पे ये हो रहा था। क्या थे, ब्रिटिश शिप्स थे जिनके अंदर चाय थी, टी थी। तो इन लोगों ने, ये लोग गुस्से में थे, इन लोगों ने वो जो क्रेट्स होते हैं बड़े बड़े जिनमें चाय भरी होती है, उसको उठा उठा के कहाँ फेंक दिया, सी में। ठीक है, और ये क्यों किया इन्होंने ऐसा, क्योंकि ये चाहते थे कि जो नया टैक्स लगाया है ना, ये सरकार हटा ले। ठीक है, हमें नहीं चाहिए ये टैक्स, इसलिए उन्होंने भर भर के उठा उठा के जो चाय के डब्बे थे वो पानी में फेंक दिए। दिस वॉज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू टैक्सेस जो लगाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, किस पे, कॉलोनीज पे, स्पेशली द टैक्स इम्पोज्ड ऑन टी। चाय की आदत पहले तो हमें डाल, जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए थे हम चाय नहीं पीते थे बेटा, छाछ पीते थे, मट्ठा पीते थे, दूध पी लेते थे, पर कभी चाय नहीं पीते थे। इन लोगों ने आदत लगाई, हमें चाय बेचने लग गए, हमें चाय अच्छी लगने लग गई, उस पर टैक्स लगाने लग गए, हम महंगी चाय खरीद के पीते। सेम इन्होंने अमेरिका में किया। तो ये जो बॉस्टन हार्बर पे चाय के बड़े बड़े क्रेट्स फेंके जा रहे थे पानी में, जिसे हम बॉस्टन टी पार्टी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट के नाम से जानते हैं, ये किसके अगेंस्ट में था, टैक्स जो इम्पोज किया गया था टी के ऊपर। अब नाउ इवेंट्स, कौन से इवेंट्स पढ़ने वाले हैं अब हम लोग, देखते हैं। 13 ब्रिटिश कॉलोनीज इन अमेरिका रिवोल्टेड अगेंस्ट इंग्लैंड। जो 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थी, कहाँ पर, इंग्लैंड में, उन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया, किसके अगेंस्ट में, इंग्लैंड के अगेंस्ट में। ठीक है, दिस वॉज नोन इन द हिस्ट्री एज अमेरिकन वॉर, और इनको किसके नाम से जानते हैं, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थी अमेरिका में, उन्होंने युद्ध छेड़ दिया, किसके अगेंस्ट में, रिवोल्ट छेड़ दिया, विद्रोह। युद्ध तो नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम, रिवोल्ट को विद्रोह, वॉर को बोलते हैं बेटा युद्ध। ठीक हुई बात, रिवोल्ट को बोलते हैं विद्रोह। किसके अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया भाई, इंग्लैंड के। 4 जुलाई 1776, कब की बात करें हम, 4 जुलाई 1776। अब 4 जुलाई 1776 को जितने रिप्रेजेंटेटिव जो थे 13 कॉलोनीज़ के, वो कहाँ मिले, फिलाडेल्फिया में मिले, और उन्होंने अडॉप्ट कर लिया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया
राइट टू इंडिपेंडेंस, कि भाई हमारा राइट है कि हमें इंडिपेंडेंस मिले। ये जो डिक्लेरेशन था ये कहता था जितने भी मैन हैं वो सब इक्वल हैं, ठीक है, बोर्न इक्वल, मतलब किसी को प्रिविलेज देने की ज़रूरत ही नहीं है, हम जब पैदा हुए हैं हम सब एक हैं। एंड आर एंडोर्ड विथ एब्सोल्यूट राइट ऑफ लाइफ, और इन सब के पास राइट ऑफ लाइफ होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, परस्यूएट सबको खुश रहने का अधिकार है, परस्यूएट ऑफ हैप्पीनेस सब खुश रहें, सबके पास लिबर्टी हो, सबके पास राइट टू लाइफ, और ये तो बिल्कुल हमें मिलना ही चाहिए, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो सेट दैट ऑल पीपल हैव टू फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट, और ये राइट भी लोगों के पास होना चाहिए कि वो अपनी सरकार बना पाए। किसके अंदर है? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कब बनाया? 1776 4 जुलाई को। कहाँ मिलके बनाया? फिलाडेल्फिया में। कितनी कॉलोनीज आई? पूरी 13। अब मुझे बताओ, ब्रिटिशर्स इतना सब कुछ कर रहे हैं, सॉरी यूएसए सब कुछ इतना कर रहा है, डिक्लेरेशन बना रहा है, लिबर्टी की बात कर रहा है, फ्रीडम की बात कर रहा है, तो क्या ब्रिटिश चुपचाप बैठ के देख रहे होंगे? हो सकता है कि कभी ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेम ऐसा ही हुआ। तो जो डिक्लेरेशन था इंडिपेंडेंस का, उसकी वजह से वॉर हो गए, युद्ध हुआ। अब अभी विद्रोह था, है ना, अभी युद्ध हो रहा है, वॉर। पहले रिवोल्ट था, वॉर। किसके बीच में? कॉलोनीज और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। किस किस के बीच में वॉर हो गया? एक साइड है कॉलोनीज 13, और दूसरी साइड कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो कॉन्टिनेंटल आर्मी थी उसको लेड कर रहे थे, उसके लीडर थे जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन थे बेटा? जो कॉन्टिनेंटल आर्मी थी उसके लीडर जॉर्ज वॉशिंगटन। इट एंडेड इन 1783। कौन जीत गई? कॉलोनीज जीत गई। कब जीती? 1783 में जीत गई। फिर 1783 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और जो कॉलोनीज थी उन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया। ठीक है बात। 1783 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और कॉलोनीज थी उन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की, जिससे जो ब्रिटिश थे उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई अब ये कॉलोनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ द कॉलोनीज रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्रिटिश आफ्टर ट्रीटी ऑफ पेरिस इन विच ईयर? 1783। न्यू कंट्री नेम्ड एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो नई कंट्री बनी उसका नाम रख दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो तो 1783 के पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी कोई चीज़ नहीं थी। कब? 1783। कॉलोनीज थी अलग 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 अलग, पेंसिल्वेनिया भी था, न्यूयॉर्क भी था, ठीक है, पर यूएसए नहीं था। यूएसए बन गया 1783 में। 1787 आ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम। 1783 में ये लोग आज़ाद हुए। 1787 में इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। फिलाडेल्फिया में। कब? 1789 में। और जॉर्ज वॉशिंगटन बन गए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो ये तो जीके का क्वेश्चन भी है, 1 मार्क क्वेश्चन आपकी मैम भी बना सकती है। वो बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो क्या लिखोगे? जॉर्ज वॉशिंगटन। कब बने? 1789 में। 3 इयर्स याद रखना। 1783 और ट्रीटी ऑफ पेरिस 1787। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया फिर से, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और 1789 जॉर्ज वॉशिंगटन एज फर्स्ट प्रेसिडेंट। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं, याद रखो। ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। 1783 में 2 इवेंट हुए। एक तो विक्टोरियस हुई कॉलोनीज अगेंस्ट ब्रिटिश, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई 1783। 1787 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, और 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए अमेरिका के। याद रखना है ना, 1783, 1787 एंड 1789। ये इमेज है जॉर्ज वॉशिंगटन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन था बहुत इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में। इट इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ अदर कॉलोनीज, जैसे इंडिया है और भी दूसरी बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं, उन सबको इंस्पायर करने का काम करता है अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिकन रिवॉल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में।
ये लोगों को इंस्पायर करता है, दूसरी कॉलोनीज़ के, इंडिया के लोगों को भी, कि कॉलोनियल मास्टर्स को ओवरथ्रो कर दो, उखाड़ के फेंक दो, और डेमोक्रेसी के पाथ को दिखाता है, डेमोक्रेसी की सक्सेस को दिखाता है। अमेरिका सेलिब्रेट करता है 4 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे। हमारा इंडिपेंडेंस डे कब आता है बच्चा? 15 अगस्त। वैसे ही यूएसए का कब आता है? 4 जुलाई। डू रिमेंबर इट, है ना? 4 जुलाई, 4 जुलाई। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त। पहले इन लोगों का आता है अमेरिका का 4 जुलाई, फिर हमारा आता है 15 अगस्त। पहले जुलाई फिर अगस्त। चलो चलो चलो। विच मेक्स द कंट्री, अच्छा हाँ, यूएसए के पास एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, बढ़िया बराबर तरीके से लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कंट्री को फेडरल, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बताता है। फेडरल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, तो ये फेडरल हो गया। डेमोक्रेटिक मतलब जो प्रेसिडेंट होगा या जो भी लीडर्स होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, वो कैसे होंगे? इलेक्टेड होंगे, चुन के आएंगे। रिपब्लिक मतलब जो हाईएस्ट पोजीशन होगी, जैसे हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट है, वैसे थोड़ा सा अलग है क्या, दोनों सिस्टम में बहुत ज़्यादा सिस्टम है। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑप्ट किया और यूएसए ने प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो इनका जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड होता है, इसीलिए क्या है? रिपब्लिक। रिपब्लिक, फेडरल और डेमोक्रेटिक कंट्री है यूएसए। Student, I am ending this video here only. If you find out any problem, to write in comment section. We'll start part 2 with French Revolution. Okay.